तो मूवी की शुरुआत होती है जनवरी 1968 से, जहां पर एना और क्लाइव नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। अब एना की तबीयत काफी खराब होती है क्योंकि उसके ऊपर एक ईविल ने कब्जा करके रखा हुआ था और वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिसके लिए क्लाइव बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब वो एना की रिंग लेकर हॉल में आता है और एक एंशिएंट किताब को निकालता है, जिसके अंदर वो एक रिचुअल पढ़ता है जिसका नाम द पेंटेड था। इस रिचुअल में क्या होना है इसके बारे में हमें अभी पता चलने वाला है। खैर, इसे करने से पहले एक विधि दिखाई जाती है जिसके अंदर एक खाली पेंटिंग बोर्ड के सामने कुछ कैंडल्स को लाइट करा जाता है। सारे के सारे पेंट कलर्स रखे जाते हैं और फिर पजेस्ड या फिर परेशान पर्सन की कोई खास चीज बीच में रखी जाती है। अब इसके बाद रिचुअल करने वाला पर्सन रिचुअल की चैंटिंग्स करता है और उस एंटिटी को समन करता है जिसने कि किसी को पजेस किया हो। तो क्लाइव यहाँ पर ये पूरा सेटअप तैयार करता है और राइट्स को पढ़ते हुए एंटिटी को कमांड देता है कि वो सामने आए और खुद को रिवील करते हुए पेंट बोर्ड पर अपना चेहरा शो करे। अब रिचुअल शुरू होते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं, हलचल होने लगती है। माहौल काफी डरावना हो गया था। सामने रखा हुआ पेंट अपने आप ही ऊपर उड़ने लगता है, जो कि धीरे धीरे पेंटिंग बोर्ड पर चढ़ने लगा था और धीरे धीरे एक पेंटिंग सामने आना शुरू हो जाती है। अब क्लाइव ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जब पेंटिंग पूरी होती है तो उसके अंदर एक टॉपलेस फीमेल एंटिटी होती है जो कि पेंटिंग के अंदर जिंदा थी। जी हाँ, और तभी वो क्लाइव के ऊपर हमला कर देती है। खैर, इसके बाद हम एना को देखते हैं जो कि शोर शराबा सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाती है और जाग जाती है और तभी क्लाइव उसके सामने आता है जो कि अब उस एंटिटी के पोजीशन में ईविल की तरह हंसने लगता है और एना के ऊपर हमला कर देता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर, अब कहानी जाती है 5 महीने आगे, यानी जून 1968 में। हम देख पाते हैं ईविलन और उसके परिवार को, जिसके अंदर उसका हस्बैंड एडम है, बेटे का नाम नेल्सन और बेटी जेनिस है और उससे भी छोटी बेटी लूसी। खैर, अब हम एडम के प्रोफेशन के बारे में जानते हैं तो पेशे से वो एक कारपेंटर है जिसका काम आजकल इतना अच्छा नहीं चल रहा था। और बात करी जाए उसके कैरेक्टर के बारे में तो एडम थोड़ा सा कामुक टाइप का इंसान है जो कि ईविलन से छुपकर गंदी मैगजीन्स को पढ़ता रहता है और उसकी काफी अलग अलग फैंटेसीज हैं। खैर, अब हम जेनिस को देख पाते हैं जो कि अपनी टीनेज में है और वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी रहती है, साथ ही साथ लूसी पर हमेशा गुस्सा करती रहती है, उसको काफी ज्यादा एनोइंग भी समझती है। खैर, अब ये परिवार ऐसे ही हंसी खुशी में जिंदगी बिता रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन ईविलन को कोर्ट से एक ऑर्डर लेटर मिलता है जिसके अंदर उसको बताया जाता है कि उसकी कजन एना जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी विल का एग्जीक्यूटर उसको बनाया है। यानी कि जो शुरुआत में हमको एना दिखाई गई थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब वो इसके बारे में एडम को बताती है और ये कहती है कि उन्हें प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा और $10,000 एज अ सैलरी मिलेगा, लेकिन वो उस घर में नहीं जाना चाहती थी। उसको पता है कि वहाँ पर उसकी कजन एना के साथ कुछ तो गलत हुआ था, जिससे कि वो अपने परिवार के लिए काफी डर रही थी। अब एडम कहता है कि उनके पास पैसों की काफी तंगी है और ऐसे में उन्हें वो पैसे एक्सेप्ट कर लेने चाहिए और वो इस चीज का प्रेशर बना रहा होता है तो वो भी एग्री कर जाती है। अब अगले सीन में ये लोग उस मेंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लूसी तो बच्ची होती है, तो वो एग्जीक्यूशन के काम में हेल्प नहीं करेगी और जेनिस भी उसको देखेगी, वो भी काम में हाथ नहीं बटाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर 3 लोग बचते हैं, यानी कि नेल्सन, ईविलन और एडम। अब यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर एग्जीक्यूटर का मतलब है क्या। तो देखो, जब किसी भी इंसान का कोई परिवार वाला खत्म होता है तो उसका जो कोई भी रिश्तेदार होता है वो वहाँ पर प्रॉपर्टी पर आता है, जिसको एक लीगल अथॉरिटी दी जाती है, जिसके तहत वो व्यक्ति उस जगह का बहुत सारा रेनोवेशन करवाते हैं, आसपास की चीजों को बेच सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी अगर डेट है तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सिंपल सा मतलब यही समझ लो कि वो इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि घर के सामान को देखने लगते हैं और लिस्ट करने लगते हैं। एनीवेज, अब वो सब कुछ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे लोगों की पेंटिंग्स हैं जो कि क्लाइव के 4 फादर्स की ही होंगी और इसी बीच ईविलन को उसी स्टार्टिंग वाली नेकेड एंटिटी की पेंटिंग मिलती है जो कि उसे काफी अजीब लगता है। खैर, एडम और नेल्सन भी उसको देखते हैं और ईविलन उस पेंटिंग को लेकर एटिक में रखने के लिए बोल देती है। खैर, अब रात को सब सोने चले जाते हैं और एडम ईविलन के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वो उसे इसके लिए इनकार कर देती है। तो वो गुस्से में आकर बाहर जाकर अपनी मैगजीन्स पढ़ने लगता है और अचानक से ही उसे कुछ विस्पर सुनाई देती हैं और तभी उसे एक नेकेड फीमेल की झलक दिखाई देती है जिसको वो फिलहाल नजरअंदाज कर देता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मैगजीन पढ़कर उसे ऐसा एहसास हुआ होगा। खैर, अब हम जेनिस को देख पाते हैं जिसके रूम के अंदर एक बार्बर की पेंटिंग लगी हुई थी जो कि उसे काफी क्रीपी लगती है और वो उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन हटा नहीं पाती, जिसके चलते वो सो जाती है। खैर, तभी हम रात को उसके बालों को अपने आप ही कटता हुआ देख पाते हैं। अब सुबह वो जाकर अपने बालों का हाल देखकर गुस्से से भर जाती है और लूसी के ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन लूसी ये कहती है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर के बाद में एडम और नेल्सन सामान लेने निकल जाते हैं और ईविलन घर की सफाई कर रही थी, जिसे एक पेंटिंग के अंदर की लेडी मूव होते हुए दिखाई देती है, जिससे वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन वो उसको वहम मानकर इग्नोर कर देती है। अब आगे हम लूसी को देखते हैं जो कि घर में भाग रही थी और ईविलन उसके पीछे जाती है, जिसे एक दरवाजा बंद होते हुए दिखाई देता है। तो वो लूसी को वहां से बुलाने जाती है, लेकिन लूसी तो बाहर खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर दरवाजे से कौन अंदर गया था? खैर, ये बेसमेंट का दरवाजा होता है जिसके अंदर वो चली जाती है और उसको एक क्लोजेट दिखाई देता है जो कि अपने आप बंद हो जाता है। अब वो उस क्लोजेट को खोलने की कोशिश करती है तो उसके अंदर उसे वो डर्टी मैगजीन्स मिलती हैं, जिसको देखकर उसे दुख होता है और वो एडम से झगड़ा कर लेती है जो कि उल्टा उस पर ही गुस्सा करता है। बेसिकली वो यही सब कहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती, जिसके चलते उसे मैगजीन्स का सहारा लेना पड़ता है। एनीवेज, रात को सभी लोग सो जाते हैं और जेनिस को उस बार्बर पेंटिंग से डर लग रहा था तो वो उसको ढक देती है और सो जाती है। जिसके बाद हम उसी बार्बर के हाथ को उसके बालों को काटते हुए देखते हैं। वो जाकर इससे बहुत डर जाती है और क्लोजेट के अंदर छुप जाती है, जिससे पेंटिंग का वो कपड़ा मूव होता हुआ दिखाई देता है और अब वो बार्बर पेंटिंग से निकलकर उसके पास जाता है और उसके बालों को काटने लगता है, जिससे कि वो चिल्लाने लगती है और सभी लोग उसको संभालने आते हैं। वो कहती है कि पेंटिंग वाला आदमी बाहर आया था, वो पेंटिंग जिंदा
है तो एडम चेक करता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और ये एक सिर्फ बुरा सपना था और वो उस पेंटिंग को वहां से हटा भी देता है। हालांकि ईविलन भी उसको बताने की कोशिश करती है कि इस घर के अंदर इस मेंशन में कुछ तो गलत है और यहाँ पर कुछ ना कुछ ईविल जरूर है, यानी कि इन पेंटिंग्स के अंदर ईविल जरूर था और कुछ तो बहुत ही बुरा था जो कि उसे भी नहीं पता क्या है। खैर अब एडम रूम के अंदर आ जाता है जिसे फिर से वही विस्पर सुनाई देती हैं जो कि उसको स्टार्टिंग में सुनाई दी थी, जिनका पीछा करते हुए वो एटिक तक चला जाता है जहाँ पर उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह ईविलन को एक सपना आता है जिसके अंदर वो किसी लेडी को देखती है जो कि अपनी पेंटिंग बनाने के लिए बोल रही थी और ईविलन की अब इससे नींद खुल जाती है। एडम को भी होश आ गया था जिसे वो नेकेड लेडी वाली पेंटिंग दिखाई देती है जिसे वो कवर करके बंद कर चेयर पर रख देता है। यहाँ पर ईविलन वो रूम देखती है जहाँ पर पूरा रिचुअल सेटअप था और उसे वो किताब भी मिल जाती है जो कि शुरुआत वाली किताब थी। अब रात होने पर सब सो जाते हैं और हम उस पेंटिंग वाली चेयर को मूव करता देखते हैं। एडम अब एटिक में फिर से जाता है जिसे वो पेंटिंग अनकवर्ड मिलती है और इसी बीच ईविलन को कुछ भागने की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर आती है। यहाँ पर वो एक बच्चे को घर में भागता देखती है जो कि भागकर पेंटिंग में घुस गया था और उसके अंदर से वो बोलता भी है। वो फिर से पेंटिंग देखती है जो कि अब ब्लैंक हो चुकी थी और उसके अंदर का लड़का यहाँ से भागता है जिसके पीछे वो बेसमेंट तक चली गई थी और कोई उसे अंदर धक्का देता है। मीनवाइल हम नेल्सन को देखते हैं जिसकी नींद खुल जाती है और वो पेंटिंग्स के रंगों को बाहर आता हुआ देखता है और पास जाने पर एक पेंटिंग उसे जकड़कर अंदर खींचने लगती है और इसी के चलते वो छटपटाने लगता है जिसकी आवाज से एडम वहां पर आकर उसे खींचकर पेंटिंग से अलग कर देता है और अब तक यहाँ पर जेनिस और लूसी भी आ गई थी। खैर अब ये सभी लोग ईविलन को ढूंढने लगते हैं और तभी हम बेसमेंट के अंदर ईविलन को देखते हैं जिसे वो नेकेड लेडी दिखाई देती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। खैर अब तक सभी लोग वहां पर आ जाते हैं जिनको लेकर ईविलन ये घर छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। घर आकर वो लोग एक दूसरे को संभालते हैं और इसी बीच सबके रिश्ते जो कि खराब हो गए थे वो थोड़े थोड़े ठीक होने लगते हैं। साथ ही साथ जेनिस और लूसी की दोस्ती भी हो जाती है। अब तभी हम ईविलन को देखते हैं जो कि बहुत परेशान थी और वो एडम से बात करती है कि उस मेंशन के अंदर कुछ तो गलत हुआ था। क्लाइव ने एना को मारकर खुद को खत्म कर लिया ऐसा दिखाई जरूर दे रहा है लेकिन बात जरूर कुछ और थी। खैर अब वो उस किताब को देखती है जिसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था और वो उस एड्रेस पर निकल जाती है। अब वो एक लेडी से मिलती है और उससे द पेंटेड के बारे में पूछती है तो वो लेडी उसे एक बहुत बड़ा पेंटिंग कलेक्शन दिखाती है और ये बताती है कि पहले जमाने में जब लोग मारे जाते थे तो उनकी स्पिरिट भटकने लगती थी जिस वजह से उन्हें पेंटिंग में कैद किया जाने लगा था ताकि वो एक पेंटिंग में ठहर जाएं। लेकिन इससे हुआ ये कि जो इविल एंटिटीज थी उनको अंदर बाहर जाने का एक रास्ता मिल गया था। अब ये बताया जाता है कि जो प्रैक्टिस होती है वो अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर ही रुक गई थी लेकिन क्लाइव के परिवार वालों ने इसको जारी रखा जिनके बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं। दूसरी ओर हम घर पर लूसी को देखते हैं जिसे वो पेंटिंग वाला बच्चा हॉन्ट करता है और अब सबको उस नेकेड लेडी की पेंटिंग यहाँ पर फिर से मिलती है। वो एडम को ये दिखाते हैं और वो हिस्ट्री में झांक कर चीजों को पता लगाने लगते हैं। क्लाइव का परिवार, डीमंस, एंटिटीज सबका पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब इविलिन घर आती है और एडम जो होता है वो पेंटिंग को जलाने लगता है जिस पर इविलिन कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, वो वापस आती रहेगी और हम जानते हैं कि एक बार अगर ये स्पिरिट्स और डीमंस किसी से अटैच हो जाते हैं तो जगह मैटर नहीं करती। खैर अब हम इनके परिवार की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं जहां पर क्लाइव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एक लेडी को जानते थे जिसका नाम कैसेंड्रा था। अरे ये वही तो कैसेंड्रा नहीं है जिसकी सीरीज मैंने एक्सप्लेन करी है? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, डू चेक इट आउट। खैर ये बताया जाता है कि कैसेंड्रा उस घर में आती जाती रहती थी जो कि एक दिन मारी गई और उसके बाद से ही उस परिवार के अंदर मौतें और लोग गायब होना शुरू हो गए थे। अब आगे चलकर इस परिवार के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी बीवी के साथ एक घर में जलकर मारे गए और जिस घर के अंदर वो जलकर मारे गए थे वहीं पर नया घर बनाया गया है। साथ ही साथ इस परिवार के अंदर सारे लोगों को पेंटेड होने का शौक भी था ताकि वो ऐसे ही खुद को काइंड ऑफ अमर कर सके, यानी कि अपनी ही स्पिरिट को उस पेंटिंग के अंदर कैद रखना। जिससे होता यह था कि वो इस दुनिया में और अपनी दुनिया में यानी कि स्पिरिट रेल्म से आते जाते रहते थे, जैसा कि हम अब तक देखते भी आ रहे हैं। अब इविलिन ये कहती है कि जो कैसेंड्रा है वो भी पेंटेड हुई थी, यानी कि उसकी स्पिरिट भी कैद है और उन्हें उसे वापस भेजना होगा अपनी दुनिया में जिसके अंदर उन्हें उसकी कोई खास चीज चाहिए होगी। वो ये कहती है कि वो जानती है कि वो खास चीज अब कहां पर मिलेगी। खैर वो लोग वापस से क्लाइव के मेंशन में जाते हैं और यहाँ पर हम कैसेंड्रा की स्पिरिट को एक पेंटिंग में वापस आता देखते हैं जो कि नेल्सन को पजेस करके लूसी को कहीं पर ले जाती है। अब यहाँ एडम और इविलिन घर पर आ चुके थे और उनको पता है कि पेंटिंग्स ये इविल है तो वो सारी पेंटिंग्स जलाने का फैसला करते हैं। अब इविलिन एक सीक्रेट रूम में जाती है जहां पर उसे कैसेंड्रा और क्लाइव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आइवर के लव लेटर्स और कैसेंड्रा का लॉकेट मिलता है। अब सारी पेंटिंग्स उन सभी पर हमला करती हैं यानी कि उनकी स्पिरिट्स, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को संभाल कर सभी पेंटिंग्स को जला देते हैं और वापस आने लगते हैं। इविलिन बताती है कि आइवर असल में पेंटेड का ही काम करता था जिसे एक दिन कैसेंड्रा मिली और दोनों में प्यार हो गया। अब वो छुपकर शादी करने वाले थे लेकिन कैसेंड्रा को बीमारी हो गई थी जिसके चलते उसने अपना दम तोड़ दिया। अब आइवर उससे वादा करता है कि वो उसे पेंटिंग में समन करेगा और फिर खुद भी मरकर पेंटिंग में पहुंच जाएगा ताकि वो आफ्टर लाइफ में हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन वो खुद को मार ना सका और ये धोखा कैसेंड्रा से सहन नहीं हुआ। खैर अब आगे चलकर कैसेंड्रा की स्पिरिट काफी गुस्से से भर गई थी और आगे वो एक डीमन के साथ में जुड़ गई थी या फिर ये कहें कि वो एक डीमन बन गई थी जिसका नाम है सक्यूबस। और हम जानते हैं कि सक्यूबस क्या होती है, वो ड्रीम्स में आकर लोगों के साथ संबंध बनाकर उन्हें मार डालती है। खैर अब तब से ही क्लाइव की जो ब्लड लाइन है उसके अंदर ये शाप चलता आ रहा था। अब ये जो कैसेंड्रा सक्यूबस है वो इस परिवार के पतियों को यानी कि हस्बैंड्स को पजेस करती है और वाइफ
को उनके ही हाथों मरवा देती है। शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था वहां पर भी एना के साथ में यही हुआ था। अब एडम ये कहता है कि सक्यूबस उसको भी पजेस करना चाहती थी और वो कुछ बताना भी चाहता था, लेकिन तब तक वो घर आ गए थे जिन्हें जैनिस लूसी के बारे में बताती है। अब वो लोग अंदर जाते हैं जहां पर पजेस्ड हुआ नेल्सन लूसी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एडम उसे रोककर एक रूम में कैद कर देता है। इवलिन बच्चियों को सेफ प्लेस पर भेज देती है और एडम को वो क्लॉथ देती है जिससे कि सक्यूबस वापस आई थी। अब ये लोग रिचुअल के जरिए उसे जलाने वाले थे, लेकिन तब तक नेल्सन दरवाजा तोड़कर बाहर आने लगता है। वो लोग उससे बचकर उस पेंटिंग में आइवर को समन करने लगते हैं क्योंकि कर्स उससे ही शुरू हुआ था और कैसेंड्रा असल में उसे ही चाहती थी, लेकिन उसकी स्पिरिट पेंटिंग में नहीं आती और इवलिन कहती है कि वो आना ही नहीं चाहता। अब यहाँ पर एडम कहता है कि कैसेंड्रा को एक सैक्रिफाइस चाहिए और वो खुद को ही स्टैब कर लेता है और सच बताता है कि आपको याद होगा शुरुआत में रात में वो एटिक में गया था जहाँ पर उसके सामने कैसेंड्रा आई थी, यानी कि वो जो न्यूड लेडी थी वो कोई और नहीं कैसेंड्रा ही थी। वो बताता है कि उस रात वो सक्यूबस के साथ इंटीमेट हुआ था और आप जानते हो कि इवलिन उसके साथ इंटीमेट नहीं होती थी, जिसके चलते वो हमेशा मैगजीन्स को पढ़ता रहता और ये चीज यहाँ पर कैसेंड्रा यानी कि सक्यूबस ने नोटिस कर ली थी। तो उसके लिए एडम एक बहुत ही इजी टारगेट था। इसी के चलते एडम मारा जाता है और दुखी इवलिन उस पेंटिंग के अंदर उसे समन कर लेती है क्योंकि अल्टीमेटली इवलिन को एक पार्टनर चाहिए था, लव पार्टनर। सो एडम ने खुद की कुर्बानी दी जिसके चलते उसकी स्पिरिट को पेंटिंग में समन करा जाएगा और उसके बाद में वो सक्यूबस के साथ में आराम से रह पाएगा। लेकिन यहाँ पर इवलिन की बात बिल्कुल गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पर नेल्सन अभी भी पोजीशन में होता है और जैनिस भी वापस आ जाती है। नेल्सन इवलिन के ऊपर हमला करता है और ये इसलिए क्योंकि सक्यूबस अभी भी वहां पर थी और उन्हें पेंटिंग जलानी ही पड़ती। और सबसे बड़ी बात कि ये रिचुअल फेल इसलिए हो रहा था क्योंकि जो यहाँ एडम है वो उनके परिवार का नहीं है, बेसिकली ब्लड लाइन का नहीं था। सो अगर कोई मर्द इवलिन की ब्लड लाइन का होता, प्योर ब्लड लाइन का, तो शायद से ये काम कर जाता, लेकिन फिलहाल ये काम नहीं करता। खैर अब जैनिस पेंटिंग पर लाइटर फेंक देती है जिससे कि कैसेंड्रा वाला पार्ट जलकर अलग हो जाता है और उसके साथ ही सक्यूबस भी यहाँ से चली जाती है। खैर अब अगले सीन में हम एडम की पेंटिंग को द पेंटेड के कलेक्शन में देख पाते हैं एंड आई बिलीव कि यहाँ पर कैसेंड्रा वापस नहीं गई है, खाली उसका लिंक जो था वो यहाँ से टूट चुका था। एटलीस्ट यहाँ पर इवलिन और उसके बच्चे बच गए थे और बूम, इसी के साथ में द पेंटेड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द पेंटेड फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेसिकली इनका जो ब्लड लाइन होता है ना, वो सारे के सारे लोग खुद को पेंटिंग के अंदर यानी कि अपनी स्पिरिट को कैद करके रख रहे थे ताकि वो हमेशा जिंदा रहें। लेकिन इससे हुआ ये कि जो कैसेंड्रा थी ना, वो एक तरह से डिमोनिक एंटिटी में परिवर्तित हो गई थी यानी कि सक्यूबस में, क्योंकि उसके साथ में धोखा करा गया था। अब धोखा होने के बाद वो यहाँ पर जो लोग भी आया करते थे, जो भी मर्द आया करते थे, उनके साथ में इंटीमेट होकर उनको मार डालती थी और एंड में जैसे ही उसकी पेंटिंग को जलाया गया था तो एटलीस्ट यहाँ पर जो लिंक था जुड़ा हुआ वो इन सब से हट गया था। एटलीस्ट यहाँ पर इवलिन और उसके बच्चे जो थे वो सेफ थे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।